Hello guys, welcome back to our channel Part 6 Reborn Story of Love and Hate. Chapter 51 आद्या का त्रिशूल से नाराज होना। आद्या न काका टरू, ऐसा नहीं है, वो मेरा फ़ोन कहीं गिर गया है, कल ही नया फ़ोन लिया, आई एम सॉरी। त्रिशूल कहता है, कोई बात नहीं, हमें अभी जाना चाहिए। इतना कहकर आद्या वहाँ से चली जाती है। त्रिशूल और भी कुछ कहना चाहता था, पर उसे पता था उसके इस बर्ताव से आद्या को बुरा लगा है। वो भी मन मार कर काम करने लगता है। शाम हो चुकी थी। आद्या ऑफिस के बाहर टैक्सी का वेट कर रही थी। तभी उसके सामने त्रिशूल की गाड़ी रुकती है। त्रिशूल गाड़ी के शीशे नीचे कर कर कहता है, चलिए आद्या, आपको मैं महल छोड़ देता हूँ, हम चले जाएंगे, आप जाए। आद्या उसकी तरफ बिना देखे कहती हैं, प्लीज़ आद्या चलिए, हम आपको छोड़ देंगे। त्रिशूल फिर एक बार कहता है, हमने कहा ना। ये कहते वक्त वो अपनी नज़रें उठाकर देखती है तो ऑफिस के कुछ एम्प्लॉइज़ उन्हें ही देख रहे थे, इसलिए वो जल्दी से कार में बैठ जाती है। कार चलने लगती है। आद्या बस खिड़की के बाहर देख रही थी। उसने एक बार भी त्रिशूल से बात करने की कोशिश नहीं की थी। त्रिशूल ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद कार उसी कॉफ़ी हाउस के सामने आकर रुकती है जहां आद्या और त्रिशूल पहली बार आमने सामने आए थे। आद्या हैरानी से कहती हैं, आप हमें यहाँ क्यों लाए? हमें महल जाना था। वो हम दोनों ने काफ़ी दिनों से साथ बैठकर कॉफ़ी नहीं पियाई थी, इसलिए सोचा आज कॉफ़ी पीते हैं। त्रिशूल कहता है। इस पर आद्या कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद दोनों कॉफ़ी हाउस के अंदर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। आद्या बस शांति से कॉफ़ी पी रही थी और त्रिशूल उसे देख रहा था। जब त्रिशूल से रहा नहीं गया तो वो आद्या से कहता है, आप अभी भी मुझसे नाराज़ हैं? इस पर आद्या एक बार उसकी तरफ देखती है और कहती हैं, आप हो सकते हैं, वो भी इतने दिन हम नहीं हो सकते क्या? हम तो आपका साथ दे रहे हैं। आद्या, मैं अपनी बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी, आगे से मैं पूरी बात जाने बिना कभी गुस्सा नहीं करूँगा, प्लीज़ माफ़ कर दो। त्रिशूल आद्या की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, पर एक शर्त पर, आप हमसे कितने भी नाराज़ हो आप हमें इग्नोर नहीं करेंगे। आद्या कहती हैं, मंजूर है। त्रिशूल तपाक से कहता है। इसके बाद दोनों अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और फिर महल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो महल पहुंच जाते हैं। आद्या कार से उतरकर बाहर आती हैं और फिर कहती हैं, इस बार हम आपका कोई बहाना नहीं सुनेंगे, चलिए अंदर। वैसे भी जब से मासा को ये पता चला है कि आप उनकी बचपन की दोस्त हैं, तब से उन्होंने कितनी बार कहा है आपको महल लाने के लिए, चलिए अंदर। अच्छा ठीक है, कहकर त्रिशूल कार से उतर जाता है। कुछ देर बाद समर्थ जब अपना काम खत्म कर नीचे आता है तो उसकी नज़र हॉल में बैठे त्रिशूल पर जाती है। त्रिशूल को देखकर वो मन ही मन कहता है, ये इन्हें क्या कुछ और कोई काम नहीं है? दिन भर तो ऑफिस में आद्या के साथ रहते ही हैं, और अब महल भी आ गए। वो देखता है कि आद्या, वीर जी, जाया जी, घर के सभी लोग उसे घेर कर बैठे थे। ये देखकर समर्थ और चिढ़ जाता है। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी पीछे से विहान उसके पास आता है और कहता है, भाई सा, देखिए भाभी सा के दोस्त आए हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? समर्थ चिढ़ते हुए कहता है, भाई सा आप भी ना, क्या आप भाभी सा को उनके सामने अकेले छोड़ देंगे? जाए उनसे मिलिए। विहान कहता है। समर्थ विहान को देखकर सोचता है, ये लड़का अभी थोड़ी देर पहले किसी बंदर की तरह त्रिशूल के सामने उछल कूद कर रहा था और अभी उसे हमारी चिंता है। समर्थ अब अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है, अगर आपको हमारे गुस्से का शिकार नहीं होना है तो अभी के अभी यहाँ से चले जाए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारे विहान की डर के मारे आवाज़ ही नहीं आ रही थी। वो वहाँ से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई जंगली शेर पड़ा हो। उसके बाद समर्थ एक नज़र वहाँ देखता है जहाँ त्रिशूल और सारे घरवाले बैठे थे, फिर गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। रात का वक्त। वीर जी एक कमरे में खड़े थे। उनके हाथ में एक फ़ोटो थी। वो उस फोटो को देखकर कहते हैं, कहाँ है आप? आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है। हमने आपकी दी हुई अमानत को संभाल रखा है।
बहुत बड़ी हो गई है वो। सब उससे बहुत प्यार करते हैं। हमें पूरा विश्वास है, अगर आप यहाँ होते तो उसे ज़रा भी तफलीक नहीं होने देते। हम जानते हैं, हमारे एक फैसले के वजह से उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, पर अब हम उन्हें और सहने नहीं देंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे इस फैसले से नाराज़ नहीं होगे। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और जाया जी अंदर आती हैं। जाया जी वीर जी की तरफ देखकर कहती हैं, हमें पता था आप यही होंगे। आद्या के बारे में सोच रहे हैं ना? वीर जी हाँ में सर हिला देते हैं। फिर वो अपनी नज़रें उस फोटो पर गड़ाए हुए कहते हैं, क्या हम कभी आद्या को उनके असली परिवार से मिला पाएंगे? उन्हें तो अभी भी यही लगता है कि वो अनाथ है, पर हम उन्हें सच्चाई कैसे बताएं? आप चिंता मत कीजिए, सच्चाई जब सामने आनी होगी तो उसे सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। और वो अनाथ कहाँ है? वो हमारी बेटी है, वो हमें माँ सा और आपको बाबा सा कहती हैं, वो अनाथ नहीं है। जाया जी वीर जी को समझाते हुए कहती हैं, आप सही कह रही है। खैर हमें आपसे और भी कुछ बात करनी थी। चैप्टर 52 आप मेवाड़ समर्थ के साथ हाई जाएंगे। बात करनी है किस बारे में? जाया जी हैरानी से कहती हैं, हम आद्या की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। वीर जी जाया जी की तरफ देखकर कहते हैं, पर वो मानेगी? जाया जी परेशान होकर कहती हैं, हमें उन्हें मनाना होगा, मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं। और वो पूरी जिंदगी अकेले तो नहीं रह सकती ना? वीर जी जाया जी को समझाते हुए कहते हैं। इस पर जाया जी उनकी तरफ देखते हुए कहती हैं, एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि आद्या शादी के लिए मान भी जाए, पर एक अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए ना? क्या आपके नज़र में है कोई लड़का? वीर जी अपना सर हाँ में हिला देते हैं। फिर वो उन्हें कुछ बताते हैं। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। इन दिनों समर्थ और आद्या दोनों ही अपने कामों में बहुत बिजी थे। दोनों ही एग्जिबिशन की तैयारियों में जुटे थे। एक शाम आद्या जाया जी के कमरे में बैठी थी। जाया जी उसके बालों में तेल लगा रही थी। तभी अचानक जाया जी आद्या से कहती हैं, आद्या आपने आगे क्या सोचा है? मतलब मासा हम कुछ समझे नहीं। आद्या अपनी आंखें बंद किए कहती हैं, मतलब हम आपके और समर्थ के डिवोर्स के बारे में पूछ रहे हैं। जाया जी उसकी तरफ देखकर कहती हैं। जाया जी की बात सुनकर आद्या जो अपनी आंखें बंद कर बैठी थी, वो उनकी तरफ देखते हुए कहती हैं, माँ सा आप क्या कहना चाहती है? वो साफ साफ कहिए। इस बार जाया जी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, क्या आप अब भी ये डिवोर्स चाहती हैं? आद्या इन 5 महीनों में हमें हमारा बेटा और पति आपस मिले हैं। हमने इन कुछ महीनों में वो समर्थ देखे हैं जिस समर्थ को देखने के लिए हम पूरी जिंदगी तरसते रहे हैं। समर्थ अब बदल गया है और उसमें ये बदलाव सिर्फ हमने ही नहीं आपने भी देखा है। क्या आप अब भी इस डिवोर्स को चाहती हैं? हम बस आपसे आपके दिल की बात जानना चाहते हैं। हम आपको किसी भी फैसले के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं। जाया जी की यह सब बातें सुनकर आद्या उनकी आंखों में देखकर कहती है, माँ सा हम जानते हैं आप हमारी खुशी चाहती है, पर हम समर्थ को माफ़ नहीं। माँ सा हम समर्थ को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की पर हम वो सब नहीं भूल पा रहे हैं। फिर वो अपने मन ही मन कहती हैं, शायद कभी भूल भी ना पाए। उन्होंने हमें वो जख्म दिया है जो हमें पूरी जिंदगी तड़पाने वाला है। काश कि हम वो यादें भूल पाते। काश हमें वो सब याद नहीं होता। फिर वो जाया जी की तरफ देखकर कहती हैं, खैर माँ सा हमें आपको कुछ बताना है। कल हम मेवाड़ जा रहे हैं। शायद 2 दिन लग जाए। दरवाजे अंदर आते वीर जी जैसे ही ये बात सुनते हैं, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो हकलाते हुए कहते हैं, क्या कहा आपने? कहाँ जाना है आपको? मेवाड़। आद्या उनकी तरफ मुड़कर कहती हैं, नहीं आप वहाँ नहीं जाएंगी, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। वीर जी सख्ती से कहते हैं, पर बाबा सा हमारा जाना जरूरी है और हम अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ हमारे ऑफिस के कलीग्स और त्रिशूल भी जा रहे हैं। प्लीज़ बाबा सा हमारा जाना बहुत जरूरी है। आद्या उनके सामने जाकर कहती हैं, पर आप यहाँ से अकेले कैसे? मतलब वहाँ नहीं, हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। वीर जी कहते हैं। तभी उनके पीछे समर्थ की आवाज़ आती है,
वो अकेले नहीं जा रही हैं बाबा। इस पर वीर जी हैरानी से कहते हैं, मतलब जिस एग्जिबिशन के लिए वो जा रही है, उसी एग्जिबिशन के लिए हम जा रहे हैं, तो वो हमारे साथ आ सकती है। समर्थ आद्या की तरफ देखकर कहती हैं, ठीक है, अगर आप साथ जा रहे हैं तो आद्या जा सकती है। वीर जी कहते हैं, पर हमें ऑफिस के कलीग्स के साथ जाना होगा। आद्या कहती हैं, नहीं, अगर आप जाएगी तो समर्थ के साथ, वरना आप अकेले नहीं जाएंगी। आप मेवाड़ समर्थ के साथ ही जाएगी, यह हमारा आखिरी फैसला है। वीर जी सख्ती से कहते हैं। ना चाहते हुए भी आद्या को हाँ कहना पड़ता है। इसके बाद समर्थ और आद्या जाने की तैयारी करने चले जाते हैं। उनके जाते ही जाया जी परेशान होकर पूछती है, उस बात को अब बहुत साल हो गए हैं और आद्या अब बड़ी हो चुकी है, अगर आप उनके सामने ऐसे बर्ताव करेंगे तो उन्हें पता चलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो क्या करें हम, बताएं, हम उन्हें वहाँ कैसे अकेले जाने दें जहाँ से इतनी मुश्किल से उनकी जान बचाई है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या जवाब देंगे हम, उन्हें बताएं। वीर जी निराशा से कहते हैं, हम समझते हैं आपको, पर यह बात आद्या नहीं समझ पाएंगी। खैर छोड़िए यह सब बातें अब, कहकर जाया जी बाहर चली जाती है। फिर वीर जी किसी को फ़ोन लगाते हैं और कुछ देर बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जी राजा सा, वो कल मेवाड़ आ रही है। वो महल तक ना पहुंच पाए, अगर उन्हें सबको पता चला तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। उनकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। वीर जी कहते हैं, जी राजा सा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, चैप्टर 53 सानू एक पाल चाइना ना आवे। रात का वक्त, राजवंशी महल। आद्या अपनी पैकिंग कर रही थी और साथ ही उसने अपने फ़ोन को अपने कंधे और गर्दन के बीच रख रुद्रक्षी से बात कर रही थी। वो नाराज़गी भरे स्वर में कहती हैं, आप ना हमसे बात मत कीजिए। पिछले 6 महीने से आप वापस आ रही है, पर आपके 6 महीने अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ से RUDRAKSHI की आवाज़ आती है, अरे मेरी माँ, मैं क्या करूं, अगर मेरे एग्ज़ाम्स 6 महीने के लिए पोस्टपोन हो गए थे तो एक बार ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने तो फिर सीधे राजस्थान आ जाऊंगी। रहने दीजिए, हमें नहीं लगता आपके एग्ज़ाम्स इस जन्म में कभी होंगे। आद्या कहती हैं, आधू तू भी ना आज ये क्या शिकायतें लेकर बैठी है। मैंने तुम्हारी शिकायतें सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया है। वैसे तू ये बता कि तू मेवाड़ क्यों जा रही है। रुद्रक्षी बात बदलते हुए कहती हैं, हाँ, वो हम मेवाड़ ज्वेलरी एग्जिबिशन के लिए जा रहे हैं। आद्या कहती हैं, अकेले जा रही है। दूसरी तरफ से रुद्रक्षी कहती हैं, नहीं, वैसे तो हम हमारे बॉस और ऑफिस कलीग्स के साथ जाने वाले थे, पर बाबा सा हमें अकेले नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें समर्थ के साथ जाने के लिए कहा है। आद्या अपने बैग का चैन बंद करते हुए कहती हैं, ये तुम्हारा बॉस वही है ना जो तुम्हारा दोस्त भी हैं। वैसे तुमने मुझे उसके बारे में इतना बताया है, पर आज तक नाम ही नहीं बताया, क्या नाम है उसका। दूसरी तरफ से रुद्रक्षी की आवाज़ आती है, ट्राई। इससे पहले आद्या कुछ कहती समर्थ उसे पीछे से हक कर लेता है, जिस वजह से उसके हाथ से फ़ोन छुटकार नीचे गिर जाता है। समर्थ आद्या को पीछे से बाहों में भरकर अपना चेहरा उसके चेहरे से लगाता है। आज आद्या समर्थ के इस तरह छूने से कहीं खो सी गई थी। उसे समर्थ की छुवन में सिर्फ प्यार महसूस हो रहा था। समर्थ उसके कान को किस करता है और कहता है, सो जाए, कल हमें जल्दी निकलना है और आप वहाँ अकेले कहीं नहीं जाएंगी, वरना आप हमें जानती है। कहकर उसके दोनों गालों को बारी बारी चुम लेता है और उससे दूर हो जाता है। आद्या बिना उसकी तरफ देखे कहती हैं, हमें नींद आ रही है। कहकर जल्दी से सोफे की तरफ जाती है, पर वो सोफे पर लेटती उससे पहले समर्थ उसे अपनी गोद में उठा लेता है। आद्या हकलाते हुए कहती हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, हमें नीचे उतारिए, हमें नींद आ रही हैं। इस पर समर्थ उसे बेड की तरफ ले जाते हुए कहता है, हाँ सो लीजिए, पर वहाँ नहीं, यहाँ। कहकर उसे बेड पर लेटा देता है और खुद जाकर सोफे पर सो जाता है। आद्या उसकी तरफ देखती है जो सोफे पर लेटा था। तभी समर्थ की आवाज़ आती है, अगर आप हमें ऐसे ही देखती रहेगी तो हम सो नहीं पाएंगे।
उसकी आवाज़ सुनकर आद्या जल्दी से अपनी नज़रें इधर उधर करती और फिर अपनी आंखें बंद कर देती है। समर्थ उसकी तरफ देखकर बस मुस्कुरा देता है। अगली सुबह आद्या और समर्थ जाने के लिए तैयार थे। वीर जी समर्थ के सामने जाकर कहते हैं, आद्या का ख्याल रखिए, हम आप पर भरोसा करके उन्हें भेज रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बाबा, हम उनका ख्याल रखेंगे। समर्थ आद्या की तरफ देखकर कहता है, जो कि वर्तिका और विहान से कुछ बात कर रही थी। तभी जाया जी वहां आती है और समर्थ और आद्या को अपने पास बुलाती है और उन दोनों की तरफ देखकर कहती, आप दोनों अपना ख्याल रखना और जल्दी से वापस आना। फिर वो आद्या को अपना हाथ आगे करने के लिए कहती हैं और फिर उसके हाथ में एक मौली बांध देती है और उसकी तरफ देखकर कहती हैं, अपना ध्यान रखना। फिर वो समर्थ के हाथ में भी वैसी ही एक और मौली बांध देती है। तब तक वहां पर रक्षित आकर कहता है, समर्थ चले, हमें देर हो जाएगी। हाँ चले। तीनों महल से बाहर आ जाते हैं। गाड़ी रक्षित ड्राइव करने वाला था। आद्या जाकर बैक सीट पर बैठ जाती है। रक्षित भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। पर इससे पहले समर्थ जाकर फ्रंट सीट पर बैठता वहां रोहिणी आकर बैठ जाती है। रक्षित हैरानी से कहता है, तुम कहाँ चली? हम कोई शॉपिंग करने नहीं जा रहे जो तुम भी चल रही हो। हाँ तो तुमने हम कहा कह रहे आप सब शॉपिंग जा रहे हैं। हमें पता है आप सब मेवाड़ जा रहे हैं और आपके साथ हम भी आ रहे हैं। रोहिणी इतराकर कहती हैं, हम भी आ रहे हैं मतलब तुम क्यों आ रही हो? रक्षित उसे घूरते हुए कहता है, हाँ वो हमारी दोस्त हैं ने ईशा उसकी सगाई हैं और वो मेवाड़ में रहती हैं, इसलिए हम भी मेवाड़ आ रहे हैं। अब चले। रोहिणी सामने देखकर कहती हैं। फिर उसकी नज़र समर्थ पर जाती है जो कब से बाहर खड़ा ये सब तमाशा देख रहा था। रोहिणी उसकी तरफ देखकर कहती हैं, अरे भाई साहब आप बाहर क्या कर रहे हैं? जल्दी से बैठ जाए, हमें देर हो रही है। समर्थ एक नज़र उसे देखता है और फिर जाकर बैक सीट पर बैठ जाता है। रक्षित गाड़ी स्टार्ट करता है। उनके गाड़ी के आगे और पीछे दो गाड़ियां चल रही थी। सफ़र शुरू हो चुका था, अब देखना ये था इस सफ़र में क्या होने वाला था। गाड़ी में इस वक्त बहुत शांति थी। इतनी शांति देखकर रोहिणी कहती हैं, ये क्या मनुष्यत फैला रखी है। फिर वो गाड़ी का रेडियो ऑन कर देती है। रेडियो पर गाना चलता है, सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, दिल जाने क्यों घबरावे, दिल जाने क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना। समर्थ इस वक्त आद्या की तरफ ही देख रहा था। आद्या इस वक्त खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके खुले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार अपने कान के पीछे कर रही थी। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, तेरा ख्याल हर घड़ी है। आदतें मुझे तेरी एक दिन तुझसे ना मिलूं, पागल के जैसा मैं फिरूं, कोई रुत ना मुझको भावे, कोई रुत ना मुझको भावे, सजना तेरे बिना। ये गाना इस वक्त समर्थ के दिल की बात बयां कर रहा था। वो बस आद्या में खो गया था। चैप्टर 54 जिंदगी बांध चुकी है आप हमारी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आद्या को अपने ऊपर समर्थ की निगाहें महसूस हो रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसलिए वो पूरे टाइम खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ देर बाद आद्या अपना सर खिड़की से टिकाए हुए सो रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसका सर नींद में इधर उधर झूल रहा था, इसलिए समर्थ हल्के से उसके पास जाता है और उसे अपने बाहों में ले लेता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, बाहर इस वक्त हल्की ठंड थी, इस वजह से आद्या नींद में खुद को समेट रही थी। समर्थ आद्या की तरफ देखता है, जो खुद को नींद में समेटने की कोशिश कर रही थी। समर्थ अपना जैकेट उतारता है, आद्या के ऊपर ओढ़ देता है, फिर वो एक बार फिर उसे अपने बाहों में भर लेता है। समर्थ आद्या के माथे को हल्का सा चूमता है और उसके चेहरे को देखने लगता है। आद्या के चेहरा इस एक सुकून था। रेडियो पर अभी भी गाना चल रहा था। गाना था, ये लम्हा जो ठहरा है, मेरा है ये तेरा है, ये लम्हा मैं जी लूं जरा, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तो
खुद से हम मिलेंगे फिर कभी। हाँ, फिर कभी, समर्थ अपने मन ही मन कहता है। जैसे आप नींद में हमारे पास है। काश वैसे ही होश में भी रहती। काश ये सफ़र हमारी बीच की दूरियां मिटा दे। काश इस सफ़र में हमें हमारी प्रिंसेस वापस मिल जाए। दोपहर का वक्त, आद्या की जब आंख खुलती हैं तो उसे अपने ऊपर किसी की मजबूत पकड़ महसूस होती है। वो अपना सर उठाकर देखती है तो समर्थ ने उसे पकड़ रखा था। वो उसी की तरफ देख रहा था। आद्या उसकी पकड़ से छूटती है और थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है। तभी आगे बैठी रोहिणी कहती हैं, रक्षित जी हमें भूख लगी है। कहीं अच्छी सी खाने के लिए जगह देखकर कार रोक दीजिए ना। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। रोहिणी यहाँ कहीं भी खाने के लिए अच्छी जगह नहीं है। देखो ना सब रोड साइड ढाबे है। यहाँ हम कैसे खा सकते हैं। यहाँ से 1 घंटे के दूरी पर एक होटल है। हम वहाँ रुक जाएंगे। रक्षित सामने देखते हुए कहता है, नहीं हम 1 घंटे तक चली रुक सकते। हम भूख के मारे बेहोश हो जाएंगे। प्लीज़ यहाँ कहीं रोक दीजिए ना। रोहिणी कहती हैं। समर्थ एक नज़र आद्या की तरफ देखता है, जो अभी भी खिड़की से बाहर देख रही थी। समर्थ को पता था सुबह आद्या ने भी कुछ नहीं खाया था। समर्थ रक्षित की तरफ देखकर कहता है, रक्षित आप यही किसी ढाबे पर रोक दीजिए। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया है। ठीक है, कहकर रक्षित पास ही बने ढाबे पर रोक देता है। सब कार से उतर कर जाते हैं। आद्या और रोहिणी आगे चल रही थी और समर्थ और रक्षित पीछे। आद्या, रोहिणी जाकर एक 4 सीट वाले टेबल पर बैठ जाती है। समर्थ और रक्षित भी वहां आ जाते हैं। वो कुछ देर वहां बैठते हैं तभी पास खड़ा ढाबे का मालिक आवाज देकर कहता है, छोटू इन साहब जी को क्या चाहिए देखो जरा। अंदर से आवाज आती है, जी मालिक। कुछ देर बाद अंदर से एक बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी आ जाता है जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी। वो आदमी उनके पास जाकर कहता है, जी आप क्या खाना पसंद करेंगे। सब बस हैरानी से उसे ही देख रहे थे। रोहिणी कहती हैं, आप छोटू है। वो आदमी इतनी सुंदर लड़की को खुद से बात करता देख शर्माकर कहता है, हाँ मैं ही छोटू हूँ। रक्षित उसे कुछ ऑर्डर बता देता है। उसके जाने के बाद रोहिणी कहती हैं, अगर ये छोटू है। रोहिणी की बात सुनकर आद्या को हंसी आ जाती है। आद्या को हंसता देख समर्थ के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद सब खाना खाकर अपने आगे के सफ़र पर चल देते। शाम हो चुकी थी। वो लोग अब मेवाड़ पहुंच चुके थे, पर उनका होटल थोड़ा दूर था। रोहिणी को अपने दोस्त के घर छोड़कर वो लोग कुछ देर बाद वो होटल पहुंच जाते हैं। आद्या ने त्रिशूल को इस बारे में पहले ही बता दिया था कि वो सबसे डायरेक्ट एग्जिबिशन में मिलेगी। अपने रूम में आकर आद्या सबसे पहले फ्रेश हो जाती है। फिर वो त्रिशूल को फ़ोन करती है। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से त्रिशूल की आवाज़ आती है, हेलो आद्या आप पहुंच गई। हाँ बस अभी अभी पहुंचे हैं। हम आपसे सीधे एग्जिबिशन प्लेस पर मिलेंगे। हमने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया था। आद्या कहती हैं, हाँ ठीक है, पर आप टाइम पर आ जाना। दूसरी तरफ से त्रिशूल कहता है, जी हम टाइम पर आ जाएंगे। अभी हम रखते हैं। कहकर आद्या फ़ोन रख देती है। उसे बहुत थकान हो रही थी, इस वजह से वो बेड पर लेट जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, थकान की वजह से वो बेड पर लेटते ही सो जाती है। समर्थ जब कमरे में आता है तो उसकी नज़र सोती आद्या पर जाती है, जो सब परेशानियों को छोड़ आराम से सो रही थी। समर्थ उसके पास जाता है और उसे कंबल ओढ़कर उसके माथे को हल्का सा चुम लेता है। आद्या के चेहरे से पता चल रहा था वो बहुत थक चुकी थी। उसके बाद समर्थ अपना काम में लग जाता है। उसे काम करते वक्त करीब 2 घंटे हो गए थे तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाकर देखता है तो फ़ोन उमंग का था। समर्थ फ़ोन उठाकर कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हुकुम सा कोई आप पर और हुक्मरानी सा पर नज़र रख रहा है। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पता चले तो हमें तुरंत फ़ोन कर बता देना और आद्या की सुरक्षा बढ़ा दीजिए। कहकर समर्थ फ़ोन रख देता है। फिर वो सोती हुई आद्या की तरफ देखता है जो अभी भी सो रही थी। उसे सोता देख वो मन ही मन कहता है, कुछ नहीं होने दे सकते आपको।
जिंदगी बन चुकी है आप हमारी, कुछ तो है ऐसे जो ना आप जानती है और ना कोई और। अगले 3 दिन एग्जिबिशन में निकल जाते हैं। एग्जिबिशन खत्म होने में अभी एक दिन बाकी था। रोहिणी के दोस्त की सगाई के बाद रोहिणी भी उसी होटल में शिफ्ट हो गई थी। आद्या सुबह से आज अपने कुछ नए डिज़ाइंस बनाने में लगी थी। कल एग्जिबिशन का आखिरी दिन था। वो अभी अपने डिज़ाइंस पर काम ही कर रही थी कि समर्थ उसके सामने जाकर कहता है, आद्या हमारी एक ज़रूरी मीटिंग है। हम दोपहर तक आ जाएंगे पर तब तक आप अकेले कहीं बाहर नहीं जाएंगी। ये शहर आपके लिए अनजान है। कहकर समर्थ वहाँ से चला जाता है। उसे गई अभी कुछ ही देर हुई थी कि कोई उनके रूम का दरवाज़ा खटखटाता है। चैप्टर 55 आद्या का अनजान शख्स से टकराना। समर्थ को गए हुए अभी कुछ देर ही हुई थी कि कोई रूम का दरवाज़ा खटखटाता है। आद्या खुद से कहती हैं, इस वक्त कौन आया होगा। फिर वो उठती है और जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर रोहिणी खड़ी थी। आद्या रोहिणी को दरवाजे पर देख हैरान थी। फिर वो उसे अंदर आने का इशारा करती हैं और दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर वो रोहिणी की तरफ मुड़कर कहती हैं, रोहिणी आप यहाँ इस वक्त? कुछ काम था? हाँ भाभी सा, हम ना अब इस होटल में पड़े पड़े बोर हो रहे हैं। चलिए ना आज ना हम बाजार घूमकर आते हैं। रोहिणी कहती हैं, नहीं रोहिणी, ये जगह हमारे लिए अनजान है। हम यहाँ ऐसे कहीं भी बाहर नहीं जा सकते और आपके भाई साहब भी यहाँ नहीं है। उन्होंने हमें बाहर जाने से पहले कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया है। आद्या रोहिणी को समझाते हुए कहती हैं, प्लीज़ भाभी सा मान जाए। हम पिछले 2 दिन से एक कमरे बंद रहकर थक गए हैं और ये बाजार पास ही है। हम जल्दी जाकर वापस आ जाएंगे। प्लीज़ भाभी सा, और हम अकेले नहीं जाएंगे, हम अपने साथ ईशा को भी बुला लेते हैं और अगर आप चाहें तो हम अपने साथ महल के आदमी भी ले जाएंगे। प्लीज़ भाभी सा, प्लीज़ 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 ही। रोहिणी आद्या से जिद करते हुए कहती हैं। ना चाहते हुए भी आद्या कहती हैं, ठीक है, पर हम ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं घूमेंगे, हम जल्दी होटल वापस आएंगे। ठीक है, हम जल्दी वापस आएंगे, हम रक्षित जी को मैसेज कर देते हैं। कहकर वो जल्दी से रक्षित के लिए मैसेज छोड़ देती है। फिर वो आद्या की तरफ देखकर कहती हैं, भाभी सा आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए, हम आपको वहीं मिलते हैं। आद्या बस हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद रोहिणी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद आद्या और रोहिणी बाजार में थे। रोहिणी की दोस्त ईशा भी उनके साथ थी। वो तीनों ही पूरा बाजार घूम रही थी। वहीं दूसरी तरफ समर्थ की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। वो अपने फ़ोन में देखता है तो वहाँ पर उमंग के बहुत सारे मिस्ड कॉल पड़े थे। समर्थ जल्दी से उसे वापस कॉल बैक करता है। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हुकुम सा, हमें उसे आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, कोई उस आदमी की पहचान छुपा रहा है। ठीक है, आप अपनी कोशिश करते रहिए। कहकर वो फ़ोन काट देता है। फिर समर्थ रक्षित की तरफ देखकर कहता है, हमें होटल जल्दी जाना होगा, वहाँ आद्या और रोहिणी दोनों अकेली होगी। इस पर रक्षित अपने फ़ोन में देखते हुए कहता है, सैम, समर्थ वो दोनों अकेले बाहर गई है बाजार, हमें जल्दी से वहाँ पहुँचना होगा। रक्षित की बात सुनकर समर्थ का दिल बैठ जाता है। जब से उसे उमंग ने बताया था कोई उन पर नज़र रख रहा है, तब से उसे आद्या की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए उसने आद्या को कमरे से बाहर जाने को भी मना किया था। वो बस जल्द से जल्द आद्या को यहाँ से वापस ले जाना चाहता था। उसे यहाँ कुछ अजीब लगता था और अब आद्या ऐसे ही अकेले यहाँ घूम रही हैं। ये सोच सोचकर उसे आद्या पर गुस्सा भी आ रहा था और उनकी चिंता भी हो रही थी। फिर वो एक बार फिर उमंग को फ़ोन करता है और कहता है, जल्दी से अपने लोकेशन हमें भेज दीजिए और जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचते आप आद्या और रोहिणी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। कहकर फ़ोन काट देता है। फिर वो रक्षित की तरफ देखकर कहता है, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा, ये जगह उनके लिए सेफ नहीं है। रक्षित भी हाँ में सर हिला देता है। दोनों ही बाजार के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ
आद्या अपने लिए कुछ चूड़ियाँ देख रही थी। रोहिणी और ईशा पास वाले दुकान में अपने लिए दुपट्टा देख रही थी। बाजार में काफ़ी शोर था और साथ ही काफ़ी भीड़ भी थी। आद्या अपने लिए चूड़ियाँ खरीद कर रोहिणी के पास जा रही थी। तभी वो किसी शख्स से टकरा जाती है, जिस वजह से उस शख्स के हाथ में पकड़ा सामान और आद्या के हाथ से चूड़ियाँ नीचे गिर जाती है। आद्या जल्दी से उस शख्स का सामान उठाकर उस शख्स को देते हुए कहती हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा ध्यान नहीं था। वहीं वो शख्स आद्या को आंखें फाड़े देख रहा था। वो आद्या की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। वो शख्स बस आद्या की तरफ हैरानी से देख रहा था। आद्या उसका सामान उसके हाथ में देते हुए फिर कहती हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा ध्यान नहीं था। कहकर वो वहाँ से जाने लगी। तभी वो शख्स पीछे से उसे आवाज़ देते हुए कहता है, रुको। आद्या पीछे पलटकर उसकी तरफ देखती है। इससे पहले वो शख्स आद्या से कुछ कहता या पूछता, कोई आकर आद्या का हाथ पकड़ लेता है। चैप्टर 56 समर्थ का गुस्सा और परवाह। ये समर्थ था जिसने आद्या का हाथ पकड़ा था। तब तक वहां पर रोहिणी भी आ चुकी थी। समर्थ ने एक बार भी आद्या की तरफ नहीं देखा था। वो अपना गुस्सा दबाते हुए रोहिणी से कहता है, रोहिणी जाकर कार में बैठ जाए। समर्थ को इतने गुस्से में देख रोहिणी की उससे कुछ पूछने की या कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसलिए वो फिर बिना कुछ बोले कार में जाकर बैठ गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर समर्थ एक नज़र उस आदमी को देखता है और फिर आद्या का पकड़कर उसे कार की तरफ ले जाकर बैठा देता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। रास्ते में आद्या बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस वजह से समर्थ का गुस्सा और बढ़ रहा था। समर्थ आद्या को कार में बैठाता है और खुद भी दूसरी तरफ आकर बैठ जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कार में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। रक्षित और रोहिणी आगे बैठे थे। रक्षित कार स्टार्ट करता है। समर्थ पूरे रास्ते बस खिड़की से बाहर देख रहा था। वो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर में वो होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचते ही समर्थ रोहिणी से अपने कमरे में जाने के लिए कहता है और खुद कार से उतरकर बाहर आ जाता है। फिर वो आद्या की तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो शख्स आद्या के जाने के बाद हड़बड़ाकर अपना फ़ोन उठाता है और किसी को फ़ोन लगता है। कुछ पल बाद दूसरी तरफ से एक गुस्से भरी आवाज़ आती है, कहो मुरली, क्या बात है? इधर से वो आदमी लड़खड़ाती जबान से कहता है, सरकार, वो ये तुम वो क्या कर रहे हो, क्या बात है? साफ साफ बताओ। वो आदमी गुस्से से कहता है, सरकार, वो लड़की वापस आ गई है। वो जिंदा है। इधर ये आदमी कहता है, कौन लड़की, कौन जिंदा है? सब साफ साफ बताओ वरना तुम फिर कुछ कहने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। दूसरी तरफ से वो आदमी गुस्से से कहता है, विक्रम की बेटी, वो आपस आ गई है। मैं वहां आकर सब बताता हूं। कहकर वो फ़ोन काट देता है और वहां से चला जाता है। वहां छुपा एक आदमी जिसे वीर जी ने आद्या की सुरक्षा के लिए लगाया था, उसने छुपकर उस आदमी की बातें सुन ली थी। वो जल्दी से किसी को फ़ोन लगता है। दूसरी तरफ से एक रिंग में ही वीर जी फ़ोन उठा लेते हैं। वो जल्दी से कहते, क्या हुआ राणा, सब ठीक तो है ना? आद्या, वो तो ठीक है ना? राजा सा, वो तो ठीक है। पर राणा कहते कहते रुक जाता है। पर क्या? राणा, आप हमें सब साफ साफ बताए। वीर जी परेशानी भरे स्वर में कहते हैं, राजा सा, हमें लगता है उन्हें उनके जिंदा होने की बात पता चल चुकी है। आज रास्ते में वो मुरली से टकरा गई थी और मुरली ने उन्हें देख लिया है। उनका अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अब तक उन्होंने अपने सरकार को ये खबर दे दी होगी। आप जल्दी से हुक्मरानी सा को वापस बुला लीजिए। राणा कहता है। वहीं दूसरी तरफ राणा की बातें सुनकर वीर जी के हाथ से फ़ोन नीचे छूट जाता है। फिर वो जल्दी से फ़ोन वापस उठाकर कहते हैं, राणा, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आप उनकी सुरक्षा बढ़ा दीजिए। आद्या अपना काम खत्म किए बिना वापस नहीं आएगी। हम उन्हें ज़बरदस्ती नहीं बुला सकते। हम फिर भी एक कोशिश करेंगे।
कहकर फोन काट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ होटल में समर्थ गुस्से में आद्या का हाथ पकड़कर उसे कमरे की तरफ ले जा रहा था। आद्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती हैं, समर्थ छोड़िए हमें दर्द हो रहा है। समर्थ। आद्या के ऐसे करने से वो समर्थ का गुस्सा और बढ़ रहा था। वो अब रूम में पहुंच चुके थे। समर्थ रूम में आकर आद्या का हाथ छोड़ देता है और फिर रूम का दरवाजा लगा देता है। आद्या ने इस जन्म में पहली बार समर्थ को इतने गुस्से में देखा था। उसे अब उसके गुस्से से थोड़ा डर भी लग रहा था। समर्थ अब आद्या की तरफ बढ़ता है। समर्थ को अपनी तरफ बढ़ता देख आद्या अपने कदम पीछे ले रही थी। आद्या को पीछे जाता देख समर्थ अब आद्या के दोनों कंधों से पकड़कर गुस्से से कहता है, क्या सोचकर आप बाहर गई थी? आद्या की समर्थ की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। समर्थ अपने दांत पिसते हुए कहता है, हमने आपको बाहर जाने से मना किया था, तो क्या सोचकर आप बाहर गई थी, वो भी अकेले? अगर आपको कुछ चाहिए था तो हमें बता देती, हम ला देते, पर आप बाहर क्यों गई? समर्थ की पकड़ अब आद्या के कंधे पर ढीली हो गई थी। फिर वो उससे थोड़ा दूर होकर कहता है, आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है, अगर वहां आपको कुछ हो जाता तो? हमने बाहर जाने से पहले भी कहा था कमरे से बाहर मत निकलना, पर आपको तो जैसे हमारी कोई बात समझ ही नहीं आती है। क्यों आप हमें नहीं समझती? आप क्यों नहीं समझ रही है? ये शहर आपके लिए अनजान है और यहाँ हमारे दुश्मन भी है। समर्थ का गला अब भारी हो रहा था। वो अब आद्या के थोड़ा नज़दीक जाता है और झटके से ही उसे गले लगा लेता है। वही जानता था आद्या उसके लिए क्या थी। उसकी पकड़ आद्या पर थोड़ी मजबूत थी। वो भारी गले कहता है, प्लीज़ आद्या, आगे ऐसा कभी मत करिए। हम आपको नहीं बता सकते आप हमारे लिए क्या हैं। प्लीज़। वो अब और खुद को नहीं रोक पा रहा था, इसलिए वो कमरे से बाहर चला जाता है। आद्या ने आज समर्थ का वो रूप देखा था जो उसने पिछले जन्म भी नहीं देखा था। अनायास ही उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। ये आंसू क्यों थे ये उसे भी पता नहीं था। चैप्टर 57 पार्टी इनविटेशन। वो वहीं दीवार से टिककर बैठ जाती है। वो दीवार से अपना सर लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद से बात करते हुए कहती हैं, आप क्यों कर रहे हैं समर्थ ये सब, ये परवाह, ये आपकी आंखों में हमारे दिखते लिए जज्बात, क्यों कर रहे हैं ये सब? मत करिए, वरना हमारे दिल में बुझ चुकी उम्मीदें फिर से जग जाएगी और हम अब उन उम्मीदों को फिर नहीं जागा सकते। एक बार हमारी आत्मा, हमारा दिल बुरी तरह टूट चुका है। हम फिर से आपको वो मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि शायद इस बार हमारी उम्मीदें टूट गई तो हम नहीं जी पाएंगे, ख़त्म कर देंगे खुद को। मत करिए ये सब, मत करिए। ये कहते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ समर्थ होटल के गार्डन में आ खड़ा हो गया था। वो वहीं लगे फाउंटेन को देख रहा था। वो अपने आंसुओं को बहने से रोकने के लिए अपनी आंखें कसकर बंद कर देता है। फिर वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, क्यों करती है आद्या आप ऐसा? आप एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचती। हमने खुद से वादा किया था आप पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे, पर आज आपने हमें वो वादा भी तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। आप क्यों नहीं समझती? क्यों आपको हमारा प्यार दिखाई नहीं देता है? हम कैसे बताएं आपको आप हमारे लिए क्या हैं? आपकी सांसों से अब हमारी सांसें चलती हैं। आप है तो हम हैं। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी एक कुर्सी अपने पैर पर दूसरा पैर रखे बैठा था। उसके सामने वही आदमी था जो आद्या से बाजार में टकराया था। कुर्सी पर बैठा आदमी उस आदमी को घूरते हुए कहता है, मुरली कुछ बोलोगे या फिर मैं मुंह खुलवाऊं? नहीं सरकार, मैं सब बताता हूँ। वो आदमी कहता है, जिसका नाम मुरली था। फिर वो उसे बाजार में हुई सारी बात बता देता है। उसकी बातें सुनकर सामने बैठे आदमी के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए परेशानी के भाव आ गए थे। फिर वो उस आदमी की तरफ देखकर कहता है, तुम ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो वो विक्रम सिसोदिया की बेटी है? क्योंकि सरकार वो हूबहू विक्रम की पत्नी की तरह दिखती है और उसकी आंखें विक्रम की तरह नीली है। और वो मुरली कहता है, ये तुम बातें बीच में क्यों छोड़ रहे हो? जो कहना चाहते हो वो साफ साफ बताओ। वो आदमी गुस्से से कहता है,
और वो लड़की हुकुम सा को जानती थी। और आपको पता है राजस्थान का हुकुम सा वीर का बेटा है और वीर और विक्रम का रिश्ता हम सब भी अच्छे से जानते हैं। इसलिए हमें पूरा यकीन है ये विक्रम की वही बेटी है जिसे हम ढूंढ रहे थे। मुरली की बातें सुनकर वो आदमी गुस्से से अपनी जगह से उठता है और गुस्से से अपने आसपास का सामना फेंकते हुए कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया वीर, तुमने उस लड़की को बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और उससे भी बड़ी गलती उसे यहाँ भेजकर की है। अब तुम उस लड़की के साथ अपने बेटे को भी खो दोगे। फिर वो मुरली की तरफ देखकर कहता है, उस लड़की के बाप को पता चले वो जिंदा है, इससे पहले उसे मार दो, मार दो उसे, कहकर गुस्से से बांस जमीन पर फेंक देता है। मुरली जी सरकार कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो आदमी कहता है, तुम इस नहीं बच सकती, तुम्हें मरना होगा। रात हो चुकी थी। समर्थ जब तक कमरे में वापस आता है तब तक आद्या सो चुकी थी। समर्थ की नज़र जैसे ही सोती हुई आद्या पर जाती है वो अपने कदम उस तरफ बढ़ा देता है। वो बेड के पास जाकर देखता है। आद्या ठंड की वजह से खुद में समेटे कर सोई थी। उसकी आंखों नीचे रोने के वजह से लाल हो गई थी। समर्थ उसके बिखरे बालों को उसके चेहरे से हटाकर उसके माथे को चूम लेता है। फिर उसके चेहरे की तरफ देखकर कहता है, सॉरी, आप पर गुस्सा किया, पर क्या करे जब पता चला आप अकेले बाजार गई है तो बहुत डर गए थे। तभी उसकी नज़र आद्या के कलाई पर जाती है, जो अब हल्की लाल रंगत ले चुकी थी। वो उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है और हल्के से उसकी कलाई पर किस करने लगता है। वो रूम सर्विस को फ़ोन करके ऑइंटमेंट मांगवा लेता है। फिर वो ऑइंटमेंट आद्या के कलाई पर लगा देता है। वो आद्या की तरफ देखता है। आज उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। आज वो परेशान थी। समर्थ उसे बाहों में भर लेता है और ऐसे ही सो जाता है। अगले दिन एट एग्जिबिशन प्लेस। आज एग्जिबिशन का आखिरी दिन था। आद्या त्रिशूल और अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ बैठी थी। समर्थ रक्षित के साथ बैठा था। आज एग्जिबिशन का आखिरी दिन था। इस वजह से आज सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन ही इस एग्जिबिशन में आ सकते थे। कुछ देर बाद एग्जिबिशन खत्म हो गया था। सब जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी आद्या और त्रिशूल के पास मिस्टर खन्ना, जो कि खन्ना इंडस्ट्रीज के मालिक थे, वो उनके पास आकर कहते हैं, गुड इवनिंग मिस्टर सिंघानिया और मिस आद्या, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मिस्टर खन्ना जी, हम ठीक है, आद्या एक मुस्कान के साथ कहती हैं। गुड इवनिंग मिस्टर खन्ना जी, हम ठीक है, आप बताएं आप कैसे हैं? त्रिशूल भी उसी तरह से कहता है, जी हम भी ठीक है, बस मैं यहाँ आपको पार्टी के लिए इनवाइट करने आया था। कल मेरी 30th वेडिंग एनिवर्सरी है और आपको और मिस आद्या को वहाँ आना है। मिस्टर खन्ना कहते हैं। फिर वो आद्या की तरफ देखकर कहते हैं, मिस आद्या, आपके बनाए डिजाइन्स मेरी वाइफ को बहुत पसंद आए हैं। थैंक यू फॉर सच अ ग्रेट डिज़ाइंस। थैंक यू सर। आद्या एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहती हैं, प्लीज़ मिस्टर सिंघानिया और मिस आद्या, आप कल पार्टी में ज़रूर आना, मुझे और मेरी वाइफ को बहुत अच्छा लगेगा। मिस्टर खन्ना कहते हैं, जी ज़रूर, हम दोनों कल ज़रूर आएंगे। त्रिशूल कहता है, अच्छा तो अब मुझे चलना चाहिए, कल मिलते हैं, कहकर मिस्टर खन्ना वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आद्या त्रिशूल की तरफ देखकर कहती हैं, आप ऐसा क्यों कहा? हम दोनों ज़रूर आएंगे। आपको पता है हम कल वापस जा रहे हैं, हम पार्टी में नहीं जा सकते। हाँ आद्या, पर आप कल की जगह परसों भी तो वापस जा सकती है, एक दिन की तो बात है। चैप्टर 58 कैसे बताए क्यों तुझको चाहे, और मिस्टर खन्ना ने हमें कितने प्यार से बुलाया है, हम ऐसे कैसे उन्हें मना कर सकते हैं? त्रिशूल आद्या को मनाने की कोशिश करते हुए कहता है, ठीक है त्रिशूल, हम बाबा सा को मनाने की कोशिश करेंगे, पर हम पक्का कुछ नहीं कह सकते, अभी हमें चलना चाहिए। आद्या त्रिशूल की तरफ देखकर कहती हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कल आप पार्टी में आएगी। त्रिशूल कहता है, हम ठीक है, फिर बाई चलते हैं। आद्या कहकर वहाँ से चली जाती है। त्रिशूल भी कुछ देर में वहाँ से चला जाता है। रात का वक्त होटल में। समर्थ आज एग्जिबिशन के बाद अपनी एक ज़रूरी मीटिंग की वजह से लेट आया था। वो जब आया तब उसकी नज़र आद्या को ढूंढ रही थी,
पर आद्या कमरे में कहीं नहीं थी। फिर समर्थ कुछ सोचकर बालकनी की तरफ बढ़ता है। वो जब बालकनी में आया तो उसकी नज़र वहाँ खड़ी आद्या पर गई, जो शांति से खड़ी ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। समर्थ जाकर उसे पीछे से हग करता है। आद्या कुछ नहीं कहती, बस आंखें बंद किए खड़ी रहती है। समर्थ उसके कंधे पर अपना सर रखकर कहता है, कितनी बार कहा है, आपको इतनी ठंड में ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए। अगर बीमार पड़ गई तो। आद्या कुछ नहीं कहती, उसकी आंखें अभी भी बंद थी। समर्थ अब आद्या को सामने खड़ा करता है और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर कहता है, कल के लिए सॉरी, हमने आप पर गुस्सा किया। कहकर उसके दोनों आंखों को और गालों को चूम लेता है। जाकर सो जाए, कल आपको वापस जाना है। कहकर उसे खुद से अलग कर देता है। आद्या अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे अभी भी वहां खड़ा देख समर्थ उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ आद्या, कुछ कहना था। वो कल। आद्या थोड़ा डर रही थी। क्या बात है आद्या, आप कुछ कहना चाहती है। समर्थ उसकी तरफ देखकर कहता है, वो हम कल वापस नहीं जा सकते। वो हमारे क्लाइंट मिस्टर खन्ना, उनकी कल वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है, तो हमें वो कल वहाँ। वो आद्या थोड़ा डर भी रही थी, क्योंकि कल ही समर्थ ने उस पर गुस्सा किया था। ठीक है, हम कल ही जाएंगे, पर पार्टी खत्म होने के बाद। मिस्टर खन्ना ने हमें भी उस पार्टी में इनवाइट किया है, इसलिए हम पार्टी खत्म होने के बाद वापस जोधपुर जाने के लिए निकल जाएंगे। रात बहुत हो गई है, आप जाकर सो जाए। समर्थ आद्या के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है। आद्या बस हम कहती हैं और कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अगले दिन रात का वक्त, रक्षित और रोहिणी जोधपुर के लिए सुबह ही निकल गए थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आद्या और समर्थ दोनों पार्टी के बाद जोधपुर के लिए निकलने वाले थे। पता नहीं क्यों पर समर्थ को बहुत अजीब लग रहा था। उसे इस जगह पर हमेशा एक खतरा सा महसूस होता था, इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, समर्थ बाहर खड़ा आद्या का इंतजार कर रहा था। तभी उसके कानों में पायल की आवाज आती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वो अपना सर उठाकर देखता है, तो बस देखता ही रह जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आद्या ने आज ऑरेंज कलर की साड़ी और गोल्डन कलर का ब्लाउज पहना था। हमेशा की तरह उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ा था। हल्के मेकअप के साथ अपनी नीली आंखों में काजल और होठों पर हल्की रेड लिपस्टिक, हाथों में चूड़ियां और पैरों में पायल। समर्थ की तो नजरें ही नहीं हट रही थी। समर्थ उसके पास जाता है और उसके आंखों में से काजल लेके आद्या के कान के पीछे लगा देता है। समर्थ की इस हरकत से आद्या हैरानी से उसे देख रही थी। आद्या को अपनी तरफ देखता पाकर समर्थ उसके चेहरे के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, खूबसूरती को हमेशा नज़र लग जाती है और हम नहीं चाहते आपको नज़र लगे। कहकर उसके चेहरे से थोड़ा पीछे हो जाता है। आद्या अपनी नज़रें चुराते हुए कहती हैं, हमें देर हो रही है, चले। समर्थ बसों में जवाब देता है। फिर दोनों पार्टी वेन्यू के लिए निकल जाते हैं। आज समर्थ खुद ड्राइव कर रहा था। उसके आगे पीछे एक एक गाड़ियां चल रही थी। इस वक्त गाड़ी में बहुत खामोशी थी, इसलिए समर्थ रेडियो ऑन करता है। गाना चलता है, कैसे बताए क्यों तुझको चाहें, यारा बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाएं, तू जाने ना, मिलके भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों, मीलों के हैं फासले तुमसे न जाने क्यों, अनजाने हैं सिलसिले तुमसे न जाने क्यों, सपने हैं पलकों तले तुमसे न जाने क्यों, कैसे बताए क्यों तुझको चाहें, यारा बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाएं, तू जाने ना। इस वक्त समर्थ की नज़रें आद्या पर थी। आद्या जैसे ही अपना सर उठाकर देखती है, वैसे ही दोनों की नज़रें मिल जाती है। दोनों की आंखों में वही एहसास थे, बस एक छुपाना चाहता था तो एक जताना, और गाना उनका साथ दे रहा था। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलाता तुमसे हो बहू, वो जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरजू, तुम पास हो के भी, तुम आस हो के भी, एहसास हो के भी अपने नहीं,
ऐसे हैं हमको गिले तुमसे न जाने क्यों, मीलों के हैं फासले तुमसे न जाने क्यों, कैसे बताए क्यों तुझको चाहें, यारा बता न पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाएं, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। कुछ देर में दोनों पार्टी वेन्यू पर पहुंचते हैं। आद्या त्रिशूल के साथ अंदर जाने वाली थी, इसलिए वो आते ही त्रिशूल को मैसेज कर देती है। इस पर त्रिशूल उसे एंट्रांस पर इंतजार कर रहा है, ऐसा बताकर उसे भी वही आने के लिए कहता है। आद्या जब वहां पहुंची है तो त्रिशूल बाहर ही खड़ा था। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। आद्या जैसे ही अंदर आई सब उसी की तरफ देख रहे थे। आज आद्या भला की खूबसूरत लग रही थी। तभी मिसेस खन्ना और मिस्टर खन्ना समर्थ के पास जाकर कहते हैं, नमस्ते हुकुम सा, आपने हमारा मान रखकर आप हमारी खुशी में शामिल हो गए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। समर्थ जिसकी नज़रें अब तक सिर्फ आद्या पर थी वो उनकी बातें सुनकर कहता है, जी बिल्कुल, हमें तो आना ही था। वैसे आपको आपके शादी की सालगिरह मुबारक हो। जी धन्यवाद, मिस्टर खन्ना कहते हैं। कुछ देर समर्थ से बात करने के बाद वो त्रिशूल की तरफ आ जाते हैं। मिस्टर खन्ना अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, वेलकम मिस्टर सिंघनिया, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप दोनों आज हमारी खुशी में शामिल होने आए हैं। इस पर त्रिशूल उनकी तरफ देखकर कहता है, आप हमें इतने प्यार से बुलाया था तो आना ही था। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। इस पर आद्या भी कहती हैं, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, आपका साथ ऐसे ही बना रहे। थैंक यू, आप बहुत प्यारी है और हमें आपकी डिज़ाइन भी बहुत पसंद हैं। आप बिल्कुल वैसी है जैसे हमने सोचा था। हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मिसेस खन्ना कहती हैं, हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आद्या मुस्कुरा कर कहती हैं। कुछ देर बाद मिस्टर खन्ना स्टेज पर आकर कहते हैं, तो आज शाम की ये शानदार पार्टी इसलिए है क्योंकि आज हमारी शादी को 30 साल पूरे हो गए हैं। 30 साल पहले ठीक इसी दिन हमारी ज़िंदगी में हमारी धर्मपत्नी एक साथी और एक दोस्त के रूप में हमारी ज़िंदगी में आई थी। इसलिए मैं आप सबका मेरी ज़िंदगी की इतने बड़ी खुशी में शामिल होने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सब के लिए मैंने यहाँ की फेमस सिंगर को बुलाया है। आप सब उसके गाने को मस्त होके सुने, कहकर वो स्टेज से नीचे आ जाते हैं। चैप्टर 59 क्योंकि प्यार करते हैं हम आपसे। उसके बाद मिस्टर खन्ना स्टेज से नीचे आ जाते हैं। उनके नीचे आने के बाद पार्टी हॉल की सारी लाइट्स बंद हो जाती है और स्टेज के बीचों बीच एक लाइट का फोकस आ जाता है। एक लड़की जिसने अपना चेहरा ढक रखा था, बस उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी, वो स्टेज के बीचों बीच खड़ी थी। अब पार्टी हॉल में हल्की लाइट्स जल रही थी। स्टेज पर खड़ी लड़की ने गाना शुरू किया, तुमसा कोई दूसरा इस ज़मीं पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो क़यामत से पहले क़यामत होगी। तूने ज़िंदगी में आके ज़िंदगी हो, ज़िंदगी बदल दी। तूने ज़िंदगी में आके ज़िंदगी हो, ज़िंदगी बदल दी। तूने प्यार यूं निभा के ज़िंदगी हो, ज़िंदगी बदल दी, ज़िंदगी बदल दी। समर्थ की नज़रें दूर से भी आद्या पर ही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आद्या एक कोने में खड़ी थी। गाना सुन पार्टी में आए कपल्स डांस करने लगते हैं। आद्या डांस करते कपल्स को बड़े ध्यान से देख रही थी और समर्थ उसे। आद्या अभी अपने सोच में गुम ही थी कि उसके सामने किसी का हाथ आ जाता है। ये हाथ त्रिशूल का था जो उसे डांस के लिए पूछ रहा था। वैसे तो आद्या मना करना चाहती थी, पर उसका यूं सबके सामने मना करना रूड लगता, इसलिए वो धीरे से अपना हाथ त्रिशूल के हाथ में दे देती है। समर्थ की नज़रें अभी भी आद्या पर ही थी। अब गंवारा नहीं कोई और भी हो जो मेरी तरह यूं तुम पे मरे, छूना तो दूर है अब ना मंजूर है, कोई मेरे सिवा तेरा जिक्र भी करे। तूने फासले मिटा के जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। आद्या और त्रिशूल को साथ डांस करता देख समर्थ को गुस्सा आ रहा था। वहीं स्टेज पर खड़ी लड़की अब गाते गाते नीचे आ गई थी। वो अब हर जगह घूम रही थी। तुमसे सीखे कोई प्यार होता है क्या, रस्में होती है क्या, रिश्ते होते हैं क्या, हमको भी है सनम, है तुम्हारी कसम, चाहे जो हो सज़ा हम निभाएंगे वफ़ा।
एहसास यूं दिला के जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी, तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। वो लड़की अब गाते गाते आद्या के पास आती है। वो अपने कपड़ों में छुपाया हुआ चाकू निकालती है और आद्या की तरफ बढ़ती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो आद्या के पास पहुंचकर जैसे ही उस पर हमला करने को हुई कि अचानक आद्या वहां से कहीं चली गई। वो अभी भी गाना गा रही थी। पार्टी में लाइट्स कम थी और ज्यादा लोग थे, इसलिए किसी का ध्यान उस पर नहीं गया था। पर राणा जी जो पार्टी में एक वेटर बनकर आए थे, उन्होंने ये देख लिया था। वो समझ गए थे इसे आद्या को मारने के लिए भेजा है। अब उनकी नज़रें आद्या को ढूंढ रही थी। वो लड़की भी गाना गाते हुए आद्या को ढूंढ रही थी। तेरी तारीफ अगर आईना भी करे, तोड़ दूं मैं उसे दिल मेरा कहे, तू है मेरा जुनून मेरे दिल का सुकून, मैं दीवाना हूँ तेरा कोई कुछ भी कहे, ये दीवानगी बढ़ा के जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी, तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी। वहीं दूसरी तरफ समर्थ गुस्से में आद्या को बाहर ले आया था। आद्या उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती हैं, समर्थ छोड़िए हमें। समर्थ उसे लाकर दीवार से लगाकर खड़ा हो जाता है। आद्या गुस्से से कहती हैं, आप ये क्या कर रहे हैं समर्थ, आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं। समर्थ उसकी दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए कहता है, क्योंकि हमें नहीं पसंद आप किसी और के इतने पास जाए। हमें नहीं अच्छा लगता आपको किसी और के साथ देखना। आपको क्या फ़र्क पड़ता है हम किसी के पास जाते हैं या नहीं जाते, आपको क्यों फ़र्क पड़ता है। आद्या अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहती हैं। समर्थ गुस्से से उसे अपने करीब खींच लेता है और गुस्से से कहता है, क्योंकि प्यार करते हैं हम आपसे, आज से नहीं पिछले 15 सालों से आपसे ही प्यार करते आए हैं। तब से प्यार करते हैं जब से हमें प्यार क्या होता ये पता भी नहीं था। तब से आपसे प्यार करते हैं जब हमने आपको देखा तक नहीं था। और क्या कह रही थी, आप हमें क्यों फ़र्क पड़ता है, तो पत्नी है आप हमारी। हमें फ़र्क पड़ता है जब आप किसी और के पास होती है, हमें तब भी फ़र्क पड़ता है जब आप हमसे नज़रें फेरती है। समर्थ ने आज गुस्से में अपने दिल का हाल आद्या के सामने रख दिया था। आद्या समर्थ को खुद से दूर करती है और गुस्से से कहती हैं, कोई नहीं है हम आपकी, कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच, हमारे डिवोर्स होने वाला है। एक बार ये डिवोर्स हो जाए फिर हम आपको कभी अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएंगे। और आप अब क्यों हमारे पास आ रहे हैं। आपका प्यार हम नहीं उर्वशी थी, अब जब वो नहीं है तो अब आपको हमसे प्यार हुआ है। समर्थ आद्या को एक बार फिर अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। और रही बात डिवोर्स की तो हम कल ही हमारे लॉयर से मिलकर रुकवा देंगे, फिर आप चाहें या ना चाहें हम आपको खुद से दूर जाने नहीं देंगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आद्या गुस्से से लाल आंखों से कहती हैं, हम इस डिवोर्स को रुकवा कर रहेंगे। रात बहुत हो गई है, हमें जोधपुर के लिए निकलना होगा। कहकर पीछे मुड़ता है, आप हमसे प्यार करते हैं ना। आद्या की आवाज़ सुन समर्थ पीछे पलटा है। आद्या आगे कहती हैं, अगर आप हमसे सचमुच प्यार करते हैं तो आपको उसी प्यार की कसम आप इस डिवोर्स को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। समर्थ आद्या को हैरानी से देख रहा था, फिर कुछ सोचकर वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, ठीक है, अब इस डिवोर्स को हम नहीं आप खुद रोकेगी। और रही बात उर्वशी की तो हम। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता, उन्हें गोली चलने की आवाज़ आती है। वो गोली आद्या की तरफ ही आ रही थी। समर्थ जल्दी से नीचे झुकता है और आद्या को तेजी से अपनी तरफ खींच लेता है। खींचने की वजह से वो सीधे आकर समर्थ के ऊपर गिर जाती है। वो दोनों खुद को संभालते हुए जैसे ही उठने को हुए कि एक बार फिर कोई उनकी तरफ गोली चलाता है। समर्थ आद्या को लेकर दीवार के पीछे चला जाता है और जल्दी से उमंग को फ़ोन कर सब बता देता है। वहीं राणा ने उस लड़की को पकड़ लिया था। चैप्टर 60 हमारा हुक्म रानी सा पर हुआ है। समर्थ आद्या को लेकर दीवार के पीछे चला जाता है और जल्दी से उमंग को फ़ोन कर सब बता देता है। दूसरी तरफ से उमंग कहता है, हुकुम सा ये हमला हुक्म रानी सा पर हुआ है।
हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उमंग की बात सुनकर समर्थ हैरान था। उसे अब तक लग रहा था ये हमला उस पर हुआ है, पर यहाँ तो ये हमला आड्या पर हुआ था। समर्थ गुस्से से कहता है, पता लगाओ उन पर किसने हमला किया है और उसे हमारे पास लाओ, जिंदा या मुर्दा। हमें वो इंसान चाहिए। हम आड्या को लेकर जोधपुर के लिए निकल रहे हैं। हाँ हुकुम सा, यही ठीक होगा, उमंग कहता है। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर राजवंशी महल। वीर जी को जब से ये पता चला था कि उन लोगों ने आड्या को देख लिया है, तब से वो ठीक से सो नहीं पा रहे थे। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे किसी भी तरह समर्थ और आड्या सही सलामत वापस आ जाए। शाम को जब रोहिणी वापस आई तो उन्हें लगा आड्या भी शायद वापस आ गई है, पर जब उन्हें पता चला आड्या आज वापस नहीं आ रही है तो उन्हें एक अजीब सा डर घेरे खड़ा था। उन्हें आज बहुत बेचैनी हो रही थी। वो अपने ख्यालों में खोए थे, तभी उनका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन राणा का था। वीर जी जल्दी से फ़ोन उठाकर कहते हैं, हाँ राणा बोलो, क्या हुआ? राजा सा वही हुआ जिसका डर था। उन्हें पता चल गया है हुक्मरानी सा की असली पहचान के बारे में। पार्टी में हुक्मरानी सा को मारने के लिए उन्होंने एक लड़की को भेजा था, पर उससे पहले ही हुक्मरानी सा कहीं चली गई है। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं पर वो पार्टी में नहीं है। हमें डर है कहीं उसे बलदेव के आदमी तो उठा ना ले गए हो। हमने उस लड़की को पकड़ लिया है जिसने हुक्मरानी सा को मारने की कोशिश की थी। हमें जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको बता देंगे, कहकर राणा फ़ोन काट देता है। इधर राणा की बातें सुनकर वीर जी को बहुत पसीना आ रहा था और वो बार बार अपने सीने को सहलाकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ समर्थ आद्या को लेकर जोधपुर के लिए निकल गया था। इस बार गाड़ी उसका आदमी चला रहा था। उनके गाड़ी के आगे पीछे तीन तीन गाड़ियां चल रही थी। कुछ देर बाद वो अभी भी मेवाड़ में थे। उन्हें अभी मेवाड़ से बाहर निकलने के लिए आधा घंटा था। तभी समर्थ का फ़ोन बजता है। फ़ोन उमंग का था। समर्थ जल्दी से फ़ोन उठाकर कहता है, क्या हुआ उमंग? दूसरी तरफ से उमंग की आवाज़ आती है, हुकुम सा वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और शायद आगे भी कुछ लोग हैं। हमारे पास अभी इतने आदमी नहीं है। हमें लगता है आपको हुक्मरानी सा को लेकर जंगल के रास्ते से जाना चाहिए। अभी हुक्मरानी सा की जान को खतरा है। उमंग की बात सुनकर समर्थ एक नज़र आड्या की तरफ देखता है जो खिड़की से सर टिकाए रात के अंधेरे को देख रही थी। वो अभी हुए हमले से बाहर नहीं आ पाई थी। आड्या को हमेशा से खून खराबे से बहुत डर लगता था। समर्थ आड्या को देखकर कहता है, ठीक है, आप 2 गाड़ियां आगे बढ़ा दीजिए और 2 गाड़ियां हम हमारे साथ ले जाते हैं। इससे वो उलझे रहेंगे और हम आसानी से जंगल के रास्ते से निकल सकते हैं। इसके बाद समर्थ अपनी गाड़ी जंगल के रास्ते घुमाने के लिए कहता है। जंगल वाला रास्ता लंबा था और सुनसान भी, इस वजह से रात में उस रास्ते को कोई इस्तेमाल नहीं करता था। उन्हें कुछ देर ही हुई थी। वो अभी उस रास्ते के बीचों बीच थे कि अचानक उनकी गाड़ी रुक जाती है। इससे अब तक शांत बैठी आड्या डर जाती है। वो खिसकर समर्थ के पास आ जाती है। समर्थ आड्या को डरा हुआ देखकर कहता है, कुछ नहीं होगा आड्या, हम बिल्कुल सही सलामत महल पहुंच जाएंगे। फिर वो आगे बैठे आदमी से पूछता है, गाड़ी क्यों रोकी? वो आदमी कहता है, हुकुम सा हमारी आगे वाली गाड़ी रुकी है, शायद आगे कुछ लोग खड़े हैं। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज़ आती है। समर्थ अब तक समझ चुका था ये लोग उन्हें मारने के लिए आए हैं। वो गाड़ी से अपनी गन निकालता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलने को हुआ कि आड्या उसका हाथ पकड़ लेती है। इस वक्त उसकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। समर्थ आड्या का चेहरा दोनों हाथों में थाम कर कहता है, कुछ नहीं होगा, ना हमें और ना आपको। चाहे कुछ भी हो जाए आप गाड़ी से नहीं उतरेगी, हम अभी आते हैं, कहकर उसके दोनों आंखों को और माथे को चूम लेता है। फिर गाड़ी से उतर जाता है। अब समर्थ के आदमी और वो आदमी दोनों लड़ रहे थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दुश्मन के आदमी बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से समर्थ के आदमी कमज़ोर पड़ रहे थे, पर फिर भी वो लड़ रहे थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। गाड़ी के अंदर बैठी आड्या को बाहर गोलियों के चलने की आवाज़ें आ रही थी।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद किए थे पर फिर भी उसे वो आवाज़ें आ रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो एक बार गाड़ी से बाहर झांक कर देखती है तो समर्थ और उसके आदमी गुंडों से लड़ रहे थे। तभी आद्या की नज़र एक आदमी पर जाती है जो समर्थ के पीछे खड़ा उस पर गन ताने खड़ा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस आदमी को देखकर आद्या बहुत डर जाती है। तभी उसे गोली चलने की आवाज़ आती है। ये सुन आद्या जोर से समर्थ का नाम लेती है और जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल उतर जाती है। वो जैसे ही गाड़ी से उतरती है उसकी नज़र समर्थ पर जाती है जो बिल्कुल सही सलामत गुंडों से लड़ रहा था। वो जैसे ही उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने को हुई किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। डर की वजह से आद्या जोर से समर्थ का नाम पुकारती है। तभी वो आदमी हवा में फायरिंग करता है और समर्थ को आवाज़ लगाकर कहता है, राजस्थान के नए हुकुम सा अगर अपनी हुक्मरानी सा को जिंदा देखना चाहते हो तो अपने आदमियों से अपने हथियार नीचे फेंकने को कहो। समर्थ की नज़र जैसे ही उस आदमी पर गए जिसने आद्या के सर पर गन तान रखी थी। वो गुस्से से कहता है, कौन हो तुम? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ रीबॉर्न स्टोरी ऑफ लव एंड हेट।